नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इमेजिनरी। इसमें एक छोटा सा टर्म मिसिंग है। प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल रियल सी इफ दोज ऑफ दिस आर इमेजिनरी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स के बारे में, रियल और इमेजिनरी के बारे में चर्चा करनी है, तो क्लियरली इसका क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। तो आइए डी निकालते हैं। तो डी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वेयर, इस केस में बी माइनस सी का होल स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4b इंटू बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया बी स्क्वेयर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेयर, है ना, माइनस 4b स्क्वेयर प्लस 4bc एन प्लस 4ab। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करेंगे? सी में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो ये हो गया सी स्क्वेयर, यहां से मिल जाएगा प्लस 2bc, है ना, एन प्लस, ठीक है, यहां पे हो गया माइनस 3b स्क्वेयर एन प्लस 4bc एन प्लस, सॉरी bc तो हम यूज कर चुके हैं, प्लस 4ab। तो ये आपका डी आ गया इस क्वाड्रेटिक का। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ये आया। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे ध्यान में देंगे कि हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल होंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो ये अगर इसको मैं D1 बोल रहा हूं तो एक बार D2 भी निकाल के देख लेते हैं, D2 आता क्या है। तो D2 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बी स्क्वेयर 4b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4ab, ये वैल्यू आएगी D2। अब यहां पे ना थोड़ा सा हमें समय से पहले कुछ चीज समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं वापस से आपको उस वाले एक्सप्रेशन में लेके जाता हूं जो हमने डिराइव किया था यहां से सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए। अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना है, यानी अगर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है, ठीक है, तो इन दैट केस हमारा क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से, ये a पॉजिटिव अगर हो जाता है, यहीं से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, मतलब नॉन नेगेटिव हो गया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मान लीजिए हमारा a भी पॉजिटिव हो जाए तो RHS हमारा हमेशा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई? अगर ये a पॉजिटिव हो जाए तो RHS हमारा हमेशा पॉजिटिव हो गया। मुझे एक ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें ये y हमेशा पॉजिटिव रहे, y हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव रहे। अब देखिए, ये पॉजिटिव हो गया तो जो y हमारा निकला था यहां से, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो y की वैल्यू आई थी a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वेयर, ठीक है, सॉरी 2a होल स्क्वेयर एन माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है क्या? ये वैल्यू आई है। अब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आ चुकी है। अगर d नेगेटिव आ गया, ध्यान से देखिए, अगर हमारा d नेगेटिव आ गया तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये a पॉजिटिव की वजह से ये क्वांटिटी पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गया, और अगर d भी नेगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इन ऑर्डर फॉर y टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, कंडीशन क्या हो जाता है आपका? a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा, आगे मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सिंस इसका एप्लीकेशन है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। सो टू मेक श्योर दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is always positive, we have to make sure that our leading coefficient is positive and our discriminant is negative. तो अगर ये इंश्योर करते हैं
तो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अब वापस से आ जाते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट हमेशा रियल होगा फॉर ऑल रियल सी, ठीक है। तो यानी ये रूट रियल होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर। यानी ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए सी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन अभी अभी हमने क्या पूछा, बताया कि इस क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक हमने सी में बनाया है, उसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका डी डैश अगर हम निकालें तो डी डैश हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस केस में बी है आपका 2b, तो 2b स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू है -3b स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर, ठीक है। 4b स्क्वायर यहां से आपके पास बन गया प्लस 12b स्क्वायर एंड -16ab। अगर आप 4 कॉमन कर लीजिए तो ये लिखा हुआ है 4b स्क्वायर माइनस 4ab एंड दिस शुड बी लेस देन 0, ठीक है। और ये देखिए ये और कुछ नहीं बल्कि आपका d2 है। So this will imply d2 is less than 0. So for d1 to be always positive, d2 should be negative. ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर d1 ऑलवेज पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन का रूट हमेशा रियल होगा, और d2 अगर नेगेटिव हुआ तो सेकेंड इक्वेशन का रूट हमेशा क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि फर्स्ट इक्वेशन का रूट हमेशा रियल होगा फॉर ऑल रियल सी इफ सेकेंड इक्वेशन के रूट हमेशा इमेजिनरी होंगे, यानी d2 हमेशा नेगेटिव होगा, एंड हेंस प्रूव्ड। So this implies that roots of equation 1 will always be real if roots of equation 2 are imaginary। और यही प्रूफ करना था हमें, hence proved। ठीक है क्या? This is what we needed to prove। कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड गामा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां पे वो वाला एक्सप्रेशन आपका काम आएगा। कौन सा एक्सप्रेशन? जो हमने यहां पे बात करी थी। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये वाला टर्म हमने बात किया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा आपको पता है तो आप उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो। तो जब क्वाड्रेटिक के लिए लिख सकते हो तो ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए लिख सकते हो। तो यहां पे क्वाड्रेटिक के बदले में हमारा इक्वेशन क्या आ गया है? क्यूबिक आ गया है, ठीक है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स आपको अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं। तो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, क्या मैं ये 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 को लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट जो आपको चाहिए वो कैसे आप निकालोगे? तो आपको चाहिए 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा। x इज इक्वल टू 2 डाल दोगे तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 डाला आपने तो 8 इंटू 2 ये 16 हो गया।
प्लस 4 इंटू 4 ये भी 16 हो गया, -10 प्लस 8, LHS आपका ये आ गया। और इधर आया ट्वाइस ऑफ 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 32, 40, 30, तो यानी यहां से आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आ जाता है, तो ये हो गया 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा इज इक्वल टू 15, आंसर। ठीक है, सेकंड। अब सेकंड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाला इंटरेस्टिंग क्यों है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर, 1 माइनस बीटा स्क्वेयर, 1 माइनस गामा स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें निकालना है 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर, 1 माइनस बीटा स्क्वेयर, 1 माइनस गामा स्क्वेयर। क्या मैं इसको फैक्टराइज करके और अलग अलग इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, ठीक है, एन इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। ठीक है, यानी एक बार हमें अगर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा मिल जाए, और दूसरी बार हमें 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा मिल जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकालना था वो मिल जाएगा। एक्सप्रेशन में यहां से हम क्या करते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो जब 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 एंड प्लस 8 इज 14 एंड माइनस 5 इज 9, तो 9 हो जाए। देखो ध्यान से, 2 4 6, ये -5 1 हो गया और प्लस 8 9, इधर हो गया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गामा। तो मैं इस 2 को इधर लाके डिवाइड ही कर देता हूं, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा की वैल्यू 9/2 आपने निकाल ली। ठीक है, अब हमें 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा निकालना है। तो 1 प्लस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए x के बदले में -1 डाल देते हो, जब -1 डालोगे तो ये -1 माइनस अल्फा, माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा जनरेट हो जाएगा। तो इस केस में आपको फिर से डालना है x इज इक्वल टू -1, जब -1 डाला आपने तो -2 प्लस 4 2 हो गया, प्लस 5 7 हो गया एंड प्लस 8 15 हो गया। ठीक है, तो 15/2 अभी 2 नहीं करते, तो ये 15 एक बार फिर से -1 डाल के देख लेते हैं, तो -2 प्लस 4 इज +2, दिस इज -5 इंटू -1 तो 5, तो +7 एंड +8 15, बिल्कुल सही है। और यहां से एक बार -1 बाहर आएगा, यहां से -1 बाहर आएगा, यहां से -1 बाहर आएगा, तो -2 ये बन गया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस गामा। ठीक है क्या, -2 को मैं इधर लाके डिवाइड ही कर देता हूं, तो ये -2। ठीक है क्या, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, कैलकुलेशन में देख लेना, कैलकुलेशन में अगर कुछ ऊंचा नीचा हुआ हो तो आप सही कर लेना उसको। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, सो दिस इज -9 इंटू 15/4। जो भी आंसर आएगा आप यहां से देख लेना, प्रोसेस आप समझ लेना, कैलकुलेशन एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, होपफुली नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस लाइक दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 2, p3 इज इक्वल टू 3, p4 इज इक्वल टू 4, देन p5 इज इक्वल टू क्या होगा, आपने गेस करना है तो करके बताओ तो जरा जल्दी। मैं क्या बोलता हूं, एक बार फिर से गेस करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4th डिग्री का, p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 2, p3 इज इक्वल टू 3, p4 इज इक्वल टू 4, तो p5 इज इक्वल टू क्या होगा। कितने लोगों ने p5 इज इक्वल टू 5 गेस किया है। ठीक है, मार्क करके रखो अपने कॉपी पे कि आपने गेस किया है p5 इज इक्वल टू 5। लेट अस सी वेदर दिस गेस इज राइट और नॉट। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
देखिए ध्यान से, हमें px एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स होंगे, px के कितने रूट होंगे? 4th डिग्री पॉलिनोमियल है तो 4 रूट होंगे। हमने बात करी थी कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसके कितने रूट होंगे? n रूट्स होंगे। तो यहां पे भी इसके कितने रूट होंगे? 4 रूट होंगे, ठीक है। रूट क्या क्या होंगे ध्यान से देखिए। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है p1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, p2 इज इक्वल टू 2, p3 इज इक्वल टू 3 एंड p4 इज इक्वल टू 4। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि p1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल करो। p2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, p3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा एंड p4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर मैं एक पॉलिनोमियल बनाऊं नया, लेट अस से मैं एक पॉलिनोमियल qx बनाता हूं, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है हमारा px माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर ये नया पॉलिनोमियल हमने बनाया तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसके 4 रूट्स होंगे? और वो 4 रूट्स क्या होंगे? 1 2 3 एंड 4। क्योंकि 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? px माइनस x का लीडिंग कोएफिशिएंट। तो x टू द पावर 4 का तो कोई भी कोएफिशिएंट चेंज हो नहीं रहा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट स्टिल आपका x टू द पावर 4 ही रहेगा, है ना। तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को, सिंस इसके रूट्स पता हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट पता है, तो क्या मैं इस px माइनस x को 1 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये पॉलिनोमियल था, इसके रूट्स हमें पता थे, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 पता था, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये पॉलिनोमियल लिख लिया। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो px जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड प्लस x। कितनी आसानी से आपने ये पॉलिनोमियल लिख लिया। इमेजिन करिए कि आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते तो आपको सबसे पहले a, b, c और d का वैल्यू निकालना होता। वो निकालते आप ये 4 इक्वेशन फॉर्म करके। तो मतलब पहले आप 4 इक्वेशन फॉर्म करते, फिर उनको सॉल्व करते, फिर ABCD की वैल्यू निकालते। जब ABCD की वैल्यू आती तब वहां पे x इज इक्वल टू 5 रख के फिर p ऑफ 5 की वैल्यू निकालते। लेकिन अगर आपको ये पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट पता है, रूट्स वाला कॉन्सेप्ट पता है, तो आपने ये पॉलिनोमियल पलक झपकते लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही आपको पॉलिनोमियल आ गया तो आपको तो निकालना था p ऑफ 5 की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पुट करिएगा तो ये 5 माइनस 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो भाई साहब कितना वैल्यू आया? ये 24 प्लस 5 29। कितने लोगों ने 5 गेस किया था इसका आंसर? कितने लोगों ने 5 गेस किया था आंसर? आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है क्या? तो आप प्रॉपर अप्रोच समझिए और इसके बाद आंसर करिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड p ऑफ 5 इज नॉट 5 बट इट इज 29 एंड 29 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इंटीजर्स देन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। इस इक्वेशन के रूट्स इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो इंटीग्रल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन बताया था कि आपके कोएफिशिएंट इंटीजर्स होने चाहिए, d एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो d आपका क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से d हम निकाल लेते हैं, तो d क्या हो जाएगा भाई? b स्क्वायर a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स a माइनस 3, ठीक है क्या?
तो ये बन जाएगा आपका, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये a+1 होल स्क्वायर -4a मैं अलग लिख लेता हूं n+12। तो ये देखिएगा, तो ये तो मिलके a-1 होल स्क्वायर हो गया। तो a-1 होल स्क्वायर +12, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि आप हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए। 12 में ऐसी कौन सी स्क्वायर क्वांटिटी आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनली एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हमें पता है 4 ऐड करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है, और 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसा कोई दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आप 12 में नहीं ऐड कर पाएंगे जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। लेकिन ये आप कैसे वेरीफाई कर पाइएगा कि दूसरा कोई वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो उसके लिए एक तरीका है। देखिए, इसको हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर से, ठीक है, बिकॉज वी वांट आर डी टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो के स्क्वायर माइनस a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 12। इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो ये k प्लस a-1 और k माइनस ऑफ a-1, ठीक है, इज इक्वल टू 12 आएगा। अब ध्यान से देखिए, a इंटीजर है, a इंटीजर है तो क्लियरली k भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। k भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना। तो यानी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 12 आ रहा है। और ध्यान से देखिए कि अगर आपने इसको, और यहां पे आपका k भी इंटीजर होना चाहिए, a भी इंटीजर होना चाहिए। तो यानी k प्लस a-1 इंटीजर, k भी इंटीजर, a भी इंटीजर। तो यहां से दोनों, अगर मान लीजिए ये ऑड ले लिया आपने, ये इवन ले लिया, देखो चेंज प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं आपको। पहले मैं सारे केसेस लिख लेता हूं, ठीक है। एक तो केस हो सकता है आपका, ठीक है, एक तो केस हो सकता है आपका 12 इंटू 1 का, दूसरा केस हो सकता है आपका 6 इंटू 2 का, तीसरा केस हो सकता है आपका 3 इंटू 4 का, पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में। सिमिलरली नेगेटिव का भी एक केस बनेगा, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते थे कि 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 4 इंटू 3, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता था। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसको 12 और इसको 1 लिया, इसको 12 और इसको 1 लिया, तो 12 और 1 का सम कितना होता है, 13। लेकिन इन दोनों का सम कितना आएगा, k प्लस ऑफ a-1 और k माइनस ऑफ a-1, इन दोनों का सम आएगा 2k। तो 2k एक इवन नंबर है और इसका सम आ रहा है ऑड। तो क्लियरली ये वाला कॉम्बिनेशन तो आपका फिट नहीं बैठेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया कैंसिल। समझ में आया क्या? ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि आपके पास ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसका सम अगर देखिएगा तो वैल्यू आ रही है 2k। k खुद एक इंटीजर है तो 2k क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। इन दोनों का सम ऑड है तो ये वाला केस नहीं हो सकता, इन दोनों का सम ऑड है तो ये वाला केस नहीं हो सकता। तो जो इकलौता केस आपके पास हो सकता है वो 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6 हो सकता है, ठीक है। तो यानी एक बार इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a की वैल्यू। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, दिस माइनस दिस करिएगा तो k कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ a-1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहां से a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है क्या, सॉरी, a की वैल्यू आ गई 3। तो मतलब कर क्या रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया, ठीक है, एक टेबल बनाया जिसमें इन सब की पॉसिबल वैल्यूज मैं लिख रहा हूं। तो एक बार इसकी 6 लिखी, इसकी 2 लिखी, तो इसके करेस्पॉन्डिंग a-1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो a-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार इसकी वैल्यू 2 रखी और इसकी वैल्यू 6 रखी, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, a-1 की वैल्यू आएगी, तो इस केस में आ जाएगा -2, ठीक है क्या।
अगर आप इन दोनों को नेगेटिव, इनका नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, -6 और -2, -6 और -2 भी लेते तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 आपका -2 आता, और ये -2 -6 लेते तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 2 ही आता। तो मतलब आपका a-1 का यही दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है, यानी आपके पास a-1 के करेस्पॉन्डिंग दो ही वैल्यूज आई, 2 और -2, यानी इसके करेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आ गई 3 और -1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। दूसरा इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक काम करता हूं, इसके रूट्स अगर गामा डेल्टा पता है तो क्या हम इसको एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस 4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 4 एंड प्लस 5x, इसको मैं x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन का यहां 5x था। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट गामा डेल्टा हमें दिया हुआ है, तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि हम इस आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा 1 है। अच्छा, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फा स्क्वेयर प्लस पी अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, एंड बीटा स्क्वेयर प्लस पी बीटा एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें एक अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा का टर्म आ रहा है, तो यहां पे x इज इक्वल टू अल्फा डालेंगे तो ये दोनों टर्म जनरेट हो जाएंगे। तो पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू अल्फा पुट किया आपने, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 4, ये वैल्यू तो यहां से आ गई 0, तो यहां से क्या, चलो अभी फिलहाल के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 4 प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी हो गई 0, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहां से निकाल रखा है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5 अल्फा। ठीक है, फिर से अब x इज इक्वल टू बीटा डाल दीजिए, बीटा डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वेयर प्लस पी बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है, वापस से यहां पे प्लस 4 छूट गया, तो यहां पे बीटा स्क्वेयर प्लस पी बीटा प्लस 4, ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो आप 1 इंटू 2 करिएगा। ठीक है, 1 इंटू 2, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 5 अल्फा बीटा। ठीक है क्या, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, एंड दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि यही चीज हमसे पूछी गई थी। ठीक है क्या, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरा का पूरा चैप्टर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत ही यूनिक अप्रोचेस हम लोग यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 और प्रॉब्लम्स हैं, तीनों प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस आर 5 एंड -4, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। पहले तो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम,
फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ f of a, if fx is a polynomial, if fx is a polynomial, ठीक है, polynomial, and f of a is equal to 0, then f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of fx, factor of fx, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम कहता है। इसी में एक और होता है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये एक्चुअली फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही निकल के बनता है। तो इफ fx is a polynomial, ठीक है, if fx is a polynomial and is divided by x minus a, then the remainder is f of a। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, f ऑफ a आता है, ठीक है। और यही अगर f ऑफ a 0 हो गया, अगर f ऑफ a 0 हो गया तो वो x माइनस ए आपके पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो दिस इज व्हाट फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम सेज। यहां पे बस एक और चीज हम चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि इफ fx is divided by gx where both fx and gx are polynomials, ठीक है। यहां पे हम ये ध्यान में रखेंगे कि fx और gx दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। एंड ऑब्वियसली डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx where डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, ठीक है क्या। तो इन दिस केस द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than या is, तो मतलब अगर बताना ये चाह रहा हूं कि अगर gx की डिग्री मान लीजिए k है, ठीक है, डिग्री ऑफ gx which is equal to k, ठीक है, तो द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज k minus 1 और स्मॉलर, is k minus 1 और स्मॉलर। तो मतलब यह है कि जो रिमाइंडर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो जिससे आपने डिवाइड किया है उसकी डिग्री से एक कम या उससे कम होगा। तो मतलब अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो या तो रिमाइंडर आपका लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा। अगर आपने क्यूबिक से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आपका या तो क्वाड्रेटिक होगा या फिर लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो ये बात कही जा रही है यहां पे। तो ये चीज अगर हम याद रखेंगे तो इस सवाल को करने में काफी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि अगर fx को हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। तो यानी यहां से कंडीशन हमारे पास क्या मिल जाएगा कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और अगर x प्लस 2 से आपने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर -4 आ रहा है। तो यानी f ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू -4।
अब हमने क्या करना है, fx को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स माइनस टू से, तो प्लस एक्स माइनस टू, तो इससे डिवाइड किया तो मान लेते हैं कोशेंट कुछ QX आया, रिमाइंडर जो आएगा सिंस इससे डिवाइड किया है आपने तो रिमाइंडर आपका लीनियर या उससे छोटा आएगा। तो मैंने ax प्लस बी मान के चलता हूं लीनियर आने का, अगर a 0 हो गया तो कांस्टेंट रिमाइंडर आया होगा, और अगर a 0 नहीं हुआ तो लीनियर रिमाइंडर आया होगा। ठीक है क्या? इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और कुछ नहीं बल्कि x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन लिखा हुआ है टाइम्स QX एन प्लस ax प्लस बी, तो ये हमारा fx हो गया। वेरिएबल कितने निकालने हैं हमें, a और b, दो वेरिएबल हैं, दो कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां से f ऑफ 1 की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, तो यहां से आ गया आपका 5 दिया हुआ था और यहां से आ गया a प्लस बी। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 जब डालिएगा तो f ऑफ -2 कितना हो गया, तो यहां से वैल्यू -4 दी हुई थी और यहां से -2a प्लस बी। ठीक है, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो 9 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3 यहां पे डाल देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो देयरफॉर जो रिमाइंडर आया वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ax प्लस b था, तो यहां से 3x प्लस 2 आ जाएगा, तो यानी लीनियर रिमाइंडर आया। क्वाड्रेटिक से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि इफ दिस हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बोला जा रहा है कि इक्वल रूट्स हैं। अच्छा, मुझे ना देख के यहां पे लग रहा है कि अगर यहां से सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालें तो देखिए तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या आ रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया पी क्यू माइनस पी आर, एक्स का कोएफिशिएंट हो गया प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, और यहां से आ गया प्लस पी आर माइनस क्यू आर, तो देखिए तो ये पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, क्यू आर कैंसिल इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 आ गया। ये चीज हमने पहले देखी हुई है कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आता है तो एक रूट तो x इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो दिस विल इंप्लाई कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, है ना, और सिंस दिया हुआ है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, दैट इज सिंस बोथ रूट्स आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर 1, तो यानी यहां से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका 1 आ जाएगा, और इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, r टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू अपॉन p टाइम्स ऑफ q माइनस r। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। इसको इस तरफ लाइए और पी आर को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आर। इन पूरे एक्सप्रेशन को आप पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन आर, यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन पी, और यहां पे बन जाएगा 2 अपॉन क्यू। और देखिए यही प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ सिंपल कॉन्सेप्ट, बस यहां पे यही था कि सम ऑफ रूट्स आपके क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आपके 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स और वाई is formed from y square is equal to 4ax and y is equal to mx plus c has equal roots, then prove that c is equal to a by m। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, किससे, इन दोनों से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और y इज इक्वल टू mx प्लस c है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां से x इज इक्वल टू आएगा y माइनस सी बाई एम, इसको हम यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं,
तो ये इक्वेशन बन गया y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a, x के बदले में क्या लिखते हैं y माइनस सी बाई एम। तो फाइनल क्वाड्रेटिक बनेगा ये my स्क्वेयर माइनस 4ay एंड प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। अब बताना है आपको कि इसके इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी b स्क्वेयर 4a होल स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4m इंटू 4ac इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 16a कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, a 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहां y की सीधे सीधे वैल्यू, दोनों वैल्यू 0 0 हो जाएगी, है ना। तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, है ना। a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई एम, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड। तो आई होप यहां पे इस लेक्चर में आपको काफी सारी चीजें समझने को मिली होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, स्पेशली नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस लेक्चर को पूरी तरीके से, जरूरत पड़े तो 2 बार, जरूरत पड़े तो 3 बार, आप अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने किए क्वाड्रेटिक के उन सारे लेक्चर्स को आप पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने बहुत डिफरेंट लाइट में पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। अब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट लाइट में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल्ड और इलैबोरेट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आज काफी सारी चीजें सीखने को मिली आपको स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसी कंटिन्यूएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे लेके जाएंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यू कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी।